Hello everyone, again welcome to my YouTube channel. Today I am going to discussing MCQs on sterilization disinfection. This is part 10 and this is a continuation part of part 9. If you like my videos, please like, share, subscribe and comment on it. Let us discuss the questions one by one. Question number 64, type of disinfection are. फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं, इसमें जो है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डिसइंफेक्शंस के प्रकार हैं। तो कितने टाइप्स के डिसइंफेक्शंस होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में 3 दिए गए हैं, बी ऑप्शन में 4 दिए गए हैं, सी ऑप्शन में 2 दिए गए हैं और डी ऑप्शन में ये बोला गया है कि सभी होंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कंकरेंट डिसइंफेक्शंस, टर्मिनल डिसइंफेक्शंस एंड प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन को ही प्रीकरेंट डिसइंफेक्शन भी बोला जाता है। फोर्थ नंबर बी में क्या है ऑप्शन, टोटल डिसइंफेक्शन, हॉस्पिटल डिसइंफेक्शन, क्लिनिकल होम डिसइंफेक्शन, लैबोरेटरी डिसइंफेक्शंस एंड सी में क्या है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन एंड हॉस्पिटल डिसइंफेक्शंस। तो इसमें जो राइट आंसर होंगे वो हमारे क्या होंगे, फर्स्ट होंगे, क्योंकि हर डिसइंफेक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं। कंकरेंट डिसइंफेक्शन तो होता है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन होता है, प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शंस एंड प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शंस को ही प्रीकरेंट डिसइंफेक्शन बोला जाता है। तो कंकरेंट डिसइंफेक्शंस क्या होता है, सपोज इट कि हमारा जो पेशेंट अगर एडमिट है उस दौरान हम उस पेशेंट का जो आर्टिकल्स होता है हम उसको उसकी डिसइंफेक्ट करते हैं, उस आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कंकरेंट डिसइंफेक्शंस। टर्मिनल डिसइंफेक्शंस इट मीन्स कि पेशेंट आपके हॉस्पिटल से जा चुका हो, या तो उसकी डेथ हो गई हो या रिकवरी हो गया हो, उस डिजीज़ से रिकवर हो गया हो, मीन्स जा चुका हो, तो उसको हम टर्मिनल डिसइंफेक्शन बोलते हैं और उसके सामान को हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन और प्रीकरेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है, प्रोफिलैक्टिक और ये प्रीकरेंट डिसइंफेक्शन यानी कि जो इन्फेक्शन होने से पहले जो हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं हम एरिया को, वो हमारा प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन में आता है। फॉर एग्जांपल कि हमें जो है क्या करते हैं, वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं, क्यों करते हैं, हम क्लोरीन से ट्रीट करते हैं ताकि हमारा जो वाटर हो वो प्योरीफाई हो, हमें उससे कोई इन्फेक्शन नहीं हो। तो प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है, वो डिसइंफेक्शंस जो कि हम इन्फेक्शन ना हो उसके रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा, 3 है। कंकरेंट डिसइंफेक्शंस होते हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्शंस होते हैं, प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शंस को ही प्रीकरेंट डिसइंफेक्शंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, pre-current disinfections are, first option is disinfection of water, chlorinations, B pasteurization of milk, C hand washing, D all। प्री करंट डिसइंफेक्शंस अभी हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है कि प्री करंट डिसइंफेक्शन क्या होता है, वो डिसइंफेक्शंस जो कि हमारी इन्फेक्शन ना हो उसके रोकथाम के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, पहले से डिसइंफेक्ट करते हैं एरिया को। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जो है वाटर को क्लोरीन से ट्रीट करते हैं ताकि हमें वाटर रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो, मिल्क को पेस्चराइज करते हैं ताकि मिल्क में जो भी बैक्टीरिया वगैरह सब प्रेजेंट हो वो क्या हो जाए, मर जाए और हमें ये ना हो, इन्फेक्शन ना हो। एंड सी ऑप्शन क्या हो है, हैंड वॉशिंग, यानी कि कोई भी सबसे पहले इन्फेक्शन को रोकने के लिए फर्स्ट और प्राइमरी इम्पोर्टेंस हमारा क्या होता है, हैंड वॉशिंग का, कि हमें कोई भी इन्फेक्शन से अपने आप को खुद को बचाना हो तो हैंड वॉशिंग ज़रूरी होता है। ईच एंड एवरी प्रोसेस बिफोर एंड आफ्टर इन बिटवीन आपको हैंड वॉशिंग ज़रूर करना है। तो इसके जो राइट ऑप्शन क्या होंगे, डी होंगे। ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा एंड ये भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, the disinfection is done after death, recovery or removal of a patient is known as,
The disinfection is done after death, recovery or removal of a patient is known as, first option is terminal disinfection, B concurrent disinfection, C precurrent disinfections, D prophylactic disinfections। यानी कि वो डिसइंफेक्शन जो कि पेशेंट का डेथ हो गया हो या पेशेंट रिकवर कर गया हो डिजीज़ से, या तो उस पेशेंट को हटाया गया हो, उसके बाद जो हम डिसइंफेक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा टर्मिनल डिसइंफेक्शन, कंकरेंट डिसइंफेक्शन, प्रीकरेंट डिसइंफेक्शन या प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शंस। तो भी हमने डिस्कस कर लिया है कि इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन होगा। यानी कि पेशेंट जब डेथ हो जाता है या तो हटा दिया जाता है या तो फिर उस पेशेंट वो डिजीज़ से रिकवर कर गया है, उसके बाद उसके जाने के बाद हम उसके आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करेंगे, उस एरिया को हम क्लीन करेंगे, तो वो क्या आएगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। The removal of visible soil, for example organic and inorganic material from glassware articles is known as, first is removing, B is dusting, C mopping, D cleaning। अगर द रिमूवल ऑफ अ विजिबल सॉइल्स, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक मटेरियल्स, हमारे जो ग्लासवेयर है, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो कांच की चीज़ें होती हैं, उस पे से जो है गंदी जो मिट्टी होती हैं, उस चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो, उसको हटाना, उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रिमूविंग होगा, डस्टिंग होगा या मॉपिंग होगा या क्लीनिंग होगा। तो रिमूविंग मतलब हटाना होता है, बट ये इस प्रोसेस को हम रिमूविंग तो हम नहीं बोलते हैं। डस्टिंग इट मीन्स कि झाड़ू लगाना, तो हम झाड़ू अगर लगाएंगे तो उसमें जो सॉइल्स होते हैं, मिट्टी होते हैं, वो ठीक से हटेंगे नहीं। ग्लासवेयर से हम कर भी नहीं सकते डस्टिंग, तो हम करते भी नहीं हैं। नेक्स्ट इज मॉपिंग, इसको हम पोछा तो लगाते नहीं हैं। देन तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, क्लीनिंग होगा। क्लीनिंग वो प्रोसेस होते हैं जिसमें कि हम जो भी सॉइल्स होते हैं उसको हम जो है सोप और डिटर्जेंट से वो के हेल्प से उस ग्लासवेयर, कांच की चीज़ें या तो ग्लासवेयर्स को हम वॉश करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। Low level disinfectants are, first option is glutaraldehyde, hydrogen peroxide, B hydrogen peroxide, C Sidex, D quaternary ammonium compounds, for example citramide। तो क्वेश्चन नंबर जो 68 है, इसमें क्या बोला जा रहा है, लो लेवल जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, फर्स्ट है ग्लूटाल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा या साइडेक्स होगा या फिर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होगा, सिट्रामिड। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, वो डिसइंफेक्टेंट्स जो कि लो लेवल का हो, इट मीन्स कि जिसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि वो केमिकल जिसकी लेवल इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी पावर नहीं है किल करने की, तो वो इसमें से कौन सा होगा। तो जो लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो सबसे पहले तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया को किल कर पाते हैं, और जो ट्यूबिकल वाले जो वेसलाई होते हैं इसमें सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ फंगस को किल कर पाते हैं। तो इनमें से कौन सा होगा, ये जो केमिकल है ग्लूटाल्डिहाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो होगा नहीं, ये हमारा हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स में आता है ये केमिकल। साइडेक्स भी हाई लेवल में आता है। तो डी ऑप्शन जो होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड सिट्रामिड, जो कि लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स का एग्जाम्पल है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स सिट्रामिड फॉर एग्जाम्पल। Next question number 69. More bactericidal, fat solvent, less volatile chemical disinfectants are, first option isopropyl alcohol, B ethyl alcohol, C ethanol, D both A and B। क्या होगा आपके हिसाब से, मोर बैक्टीरिसाइडल, इनमें से कौन सा केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स है जो कि ज़्यादा बैक्टीरिसाइडल है, ज़्यादा फैट सोल्यूबेंट है, एंड जो कि लेस
वॉलाटाइल हो, उड़नशील हो, कौन सा होगा? तो इसमें से जितने भी हैं इनमें से सबसे अगर ज़्यादा जो बैक्टीसाइडल एक्टिविटी जो शो करता है वो है आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बैक्टीसाइडल मतलब यानी कि वो एजेंट जो कि बैक्टीरिया को किल कर पाता हो। तो इनमें से जो फैट सॉल्युबेंट और कम उड़नशील जो होता है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question number 70. Yes, methanol is effective against first fungal spores, B option treating cabinets and incubators, C low antimicrobial activity, D all of the above। मेथनॉल के खिलाफ इफेक्टिव है फंगल स्पोर्स, ट्रीटिंग कैबिनेट्स, इंक्यूबेटर्स, लो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो मेथनॉल के खिलाफ जो है वो इफ़ेक्टिव जो होगा हमारा वो है फंगल स्पोर्स, यानी कि जो मेथनॉल होते हैं वो क्या करते हैं, फंगल स्पोर्स को किल कर पाते हैं। और इस मेथनॉल को हम कैबिनेट्स और इंक्यूबेटर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी हमारे जो फ्रिज होते हैं, जो इंक्यूबेटर्स हो गया, उसके एरियाज़ को अगर हमें क्लीन करना हो तो हम मेथनॉल से क्लीन करते हैं। और लेकिन इसकी जो एक्टिविटी होती है वो लो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये जो है अब इतने जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको किल नहीं कर पाता है, बैक्टीरियल स्पोर्स को किल नहीं कर पाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी होगा। मैथनॉल जो होता है इफ़ेक्टिव होता है फंगल स्पोर्स के अगेंस्ट भी, और हम कैबिनेट्स इंक्यूबेटर्स को साफ़ करने के लिए भी हम मेथनॉल का यूज़ करते हैं। एंड लो इसकी एक्टिविटी जो अगर देखा जाए तो ये लो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा, इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। The disinfectants which is highly toxic to skin and mucous membranes, never to used as a hand sanitizer. First option is ethyl alcohol, B methanol, C isopropyl alcohol, D methyl alcohol, E both B and D। क्या होगा? मैं क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रही हूँ। Their disinfectants which is highly toxic to skin and mucous membrane, never to used as a hand sanitizer. First option is ethyl alcohol, B methanol, C isopropyl alcohol, D methyl alcohol, E option both B and D। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि कीटाणुनाशक जो त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए विषैला होता है, जो कि हम जिसको विषैला होता है, जिस हैंड सैनिटाइज़र के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी कि ये कीटाणुनाशक जो कि स्किन के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए जहरीला होता है, जिसको हम कभी एज अ हैंड सैनिटाइज़र हम यूज़ नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इथाइल अल्कोहल, बी मेथनॉल, सी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, डी मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बोथ बी एंड डी। क्योंकि जो मिथनॉल होते हैं अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी इसके ये अल्कोहल्स होते हैं, इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड मिथनॉल, ये सारे जो होते हैं अल्कोहल के फॉर्म्स हैं। इनमें से जो मिथनॉल जो हमारा होता है ये क्या होता है? हाईली टॉक्सिक होता है, जिसको हम एज अ हैंड सैनिटाइजर स्किन और अपने म्यूकस मेम्ब्रेन पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिसको जो है यूज़ करने के लिए हम कैबिनेट्स और फंगल स्पोर्स को किल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। लेकिन हम इसको ये जो है अपने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह विषैला होता है।
हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मेथनॉल को ही हम मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा बोथ बी एंड डी। ये इन मीन्स कि मेथनॉल भी होगा, मिथाइल अल्कोहल भी होगा, इसलिए आंसर क्या है इसका, बोथ बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। The signs of methyl poisoning may present 1 to 72 hours after exposure are: first is neurological symptoms, B gastrointestinal symptoms, and E eye related problems। जो साइंस जो प्रेजेंट होगा पेशेंट को, यानी कि जो चिन्ह है मिथाइल पॉइजनिंग, अगर किसी को मिथाइल पॉइजनिंग हो गया, इट मीन्स कि अगर सपोज डैट किसी पेशेंट ने मिथाइल को पी लिया है और मिथाइल अल्कोहल को पी लिया है और उसको क्या हो गया है, ये जो जहर है, क्योंकि मिथाइल पॉइजनिंग क्यों बोला जा रहा है कि मिथाइल को पी लिया है तो ये जहर अब उसके बॉडी में फैल गया है, तो उसका जो सिम्टम्स है, उसका जो चिन्ह होगा वो कितने देर के बाद होगा, पहुंचने के बाद उसके बॉडी में कितने देर के बाद पहुंचने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जो मिथाइल पॉइजनिंग का जो चिन्ह होगा जो कि पेशेंट जो प्रेजेंट कर रहा है आफ्टर 1 to 72 आवर्स के पहुंचने के बाद, वो क्या होगा। फर्स्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होगा, या आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा, या फिर सभी होंगे। तो जो मिथाइल होता है, मिथाइल अल्कोहल जो होता है, जो मिथोनॉल होता है, अगर ये किसी ने गलती से पी लिया है, ये जहर उसके बॉडी में चला गया है, तो पहुंचने के बाद 1 से 72 आवर्स के बाद पेशेंट को जो चिन्ह जो नज़र आएंगे, सिम्टम्स जो नज़र आएंगे, वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, नज़र आएंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स नज़र आएंगे, एंड आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में फॉर एग्जांपल ड्रोजिनस होगा। ड्रोजिनस का मतलब क्या होता है, वेरी स्लीपी स्टेट, इट मीन्स की सुस्ती नज़र आएगा, और उस पेशेंट क्या होगा, हेडेक होगा, एंड ये कन्फ्यूज़न होगा, उलझन होंगे दिमाग में, एंड अमनेशिया भी हो सकता है। उसकी जो अमनेशिया, इट मीन्स की उसकी जो स्मरण शक्ति है वो उसका ख़त्म हो जाना, एंड डिजनेस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सीजर दौरा पड़ सकता है, एंड उसको वो पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। ये सारे जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में है। तो हमने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या क्या बताया है, अगर ये पेशेंट हमारा मिथनॉल पी लेता है तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने क्या बताया, ड्रोजिनस हो सकता है, उसमें की फील्स अ वेरी स्लीपी स्टेट हो गया, एंड हेडेक हो गया, कन्फ्यूजन होगा, एमेंशिया होगा, सीजर्स होंगे, एंड डिक्रीज लेवल ऑफ CNS, इट मीन्स के डिप्रेशन में जाएगा। सेकेंड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में क्या नज़र आएंगे उसको जो है सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, नौशिया, सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग होगा, ब्लीडिंग हो सकते हैं, या तो उसको भूख नहीं लगेगी। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में नज़र आएंगे। आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकता है, उस पेशेंट को हो सकता है ब्लड विजन नज़र आए। ब्लड विजन मतलब कि जिसको धुंधला, एंड पार्टिशियल या तो टोटल लॉस ऑफ विजन, इट मीन्स कि उसको आंशिक दृष्टि या तो फिर पूर्ण रूप से वो अंधापन हो सकता है। तो ये सारे होंगे, तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा ऑल होगा। ये जो है अगर कोई पेशेंट है और जिसने कि मिथनॉल को अगर पी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अल्कोहल्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर, फर्स्ट ऑप्शन स्टेरिलाइजिंग मेडिकल एंड सर्जिकल materials, B fiber optic endoscopes, C stethoscopes, D all। तो अल्कोहल्स किसके के लिए उपयोगी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन स्टेरिलाइजिंग मेडिकल और सर्जिकल मटेरियल्स के लिए, बी फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप्स के लिए, स्टेथोस्कोप्स के लिए, या फिर सभी में होंगे इसके आंसर। तो जो अल्कोहल्स होता है उसको हम नहीं उपयोगी मानते हैं
जो कि मेडिकल और सर्जिकल मटेरियल्स के लिए, जो मेडिकल और जो सर्जिकल जो मटेरियल्स होते हैं उसके लिए, क्योंकि ये जो अल्कोहल्स होते हैं ये बैक्टीरिसाइडल इट मीन बैक्टीरियल स्पोर्स को किल नहीं कर पाते हैं। तो लो बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी होने की वजह से हम इसको जो है सर्जिकल और मेडिकल मटेरियल्स पे यूज़ जो है नहीं करते हैं। फर्स्ट बी ऑप्शन इज फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप्स को वाइप करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप्स को वाइप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा, ये होगा स्टरलाइजिंग मेडिकल एंड सर्जिकल मटेरियल्स के लिए हम इसको उपयोगी नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, intermediate label disinfection skills. First option is vegetative organisms. First option is vegetative organisms. B tubercle bacilli. C most fungi and viruses. D all. Intermediate label disinfections जो कि कील करते हैं वेजिटेटिव ऑर्गेनिजम्स को, टिपिकल वैसिलाई को, मोस्ट फंजाई एंड वायरसेस को। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सभी होगा, क्योंकि ये वेजिटेटिव ऑर्गेनिजम्स को भी किल करता है, टिपिकल वैसिलाई को भी किल करता है, मोस्ट फंजाई वायरसेस को भी किल करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75, लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज टू डिसइंफेक्ट। फर्स्ट इज नॉन क्रिटिकल आइटम्स, ब्लड प्रेशर कर्व्स एंड सी बेड रेल्स। डी तो लो लेवल जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं सभी, किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉन क्रिटिकल आइटम्स के लिए, ब्लड प्रेशर कर्व्स के लिए, बेड रेल्स के लिए, या फिर ये सभी होंगे। तो लो लेवल जो डिसइंफेक्टेंट्स हमारा होता है इसको हम ये एक नॉन क्रिटिकल आइटम्स पे यूज़ करते हैं। नॉन क्रिटिकल आइटम्स वो जो कि हमारे स्किन के कांटेक्ट में है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो कफ होता है, बीपी मेज़र करने के लिए बेड रेल्स हो गया, उसके लिए हम लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा, ऑल होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इस पर कमेंट करो। एंड कोई आपका ऑप्शन कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी तरफ से इसका आंसर ज़रूर करूँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।